जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। जितने भी लैब अटेंडेंट के बच्चे हैं, कल आपका एग्जाम है। एग्जाम में जाने से पहले एक जनरल अवेयरनेस पोर्शन जो आपका है उसको हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। क्या क्या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पेपर में बन सकती हैं और किस तरह से आपने उन सिचुएशन को टैकल करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। सेकेंड, ये सेशन जो है सिर्फ लैब अटेंडेंट के लिए नहीं है। मानो कि कांस्टेबल का बच्चा है, किसी का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम है, तो जनरल अवेयरनेस पे मोर और लेस कंपोनेंट सेम है। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि पेपर में किस तरह से चीजों को डील करके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट। इनमें से कौन सी सिचुएशन में इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वाले टॉपिक से क्वेश्चन था। अगर डेप्रिसिएशन होता है इंडियन रुपी, अगर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर ग्लोबल डिमांड चीज़ों की बढ़ेगी तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और अगर हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगी, उसकी वजह से भी इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई कर लो। आई होप यू हैव ट्राइड इट। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को आप सुनोगे। देखो, सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है कि इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो जाना, डीवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं। कहने का मतलब है, मानो पहले $1, ध्यान सुना, पहले $1 में 50 रुपए आते थे, ठीक है। एक टाइम पे $1 में 50 रुपए आते थे। अब $1 में 90 रुपीज आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो है हमारा रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। रुपी की वैल्यू डॉलर के पर्सपेक्टिव में कम होती जा रही है। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी या डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, ठीक है। तो मतलब पहले $1 में जहां पर 50 रुपए कन्वर्जन होती थी, वहां पर $1 पे 90 रुपए कन्वर्जन है। मतलब अगर मुझे कोई $1 दे दे, उसके बदले मुझे 90 रुपीज प्रेजेंट टाइम में मिल जाएंगे, जो एक टाइम पे 50 रुपीज मिलते थे। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। अब इसकी वजह से एक्सपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा। देखो, एक्सपोर्ट क्या होता है, सामान का बाहर बेचना, ठीक है, फॉरेन में सामान को बेचना। देखो, जब रुपी डेप्रिशिएट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रुपी डेप्रिशिएट होने की वजह से, मान लो अगर कोई हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी मान लेते हैं। टाटा जो है अपना प्रोडक्ट जो है उसने कहां पर बेचना है, मान लो यूएसए में बेचना है, ठीक है। तो एक उसने प्रोडक्ट इंडिया में बेचना है, ठीक है। टाटा इंडिया में भी प्रोडक्ट बेच रहा है, टाटा यूएसए में प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। पहले जब $1 50 रुपए के बराबर था तो टाटा तब जो है यूएसए में प्रोडक्ट बेचता था, इंडिया में प्रोडक्ट बेचता था। अब जो ध्यान सुना, अब रुपी डेप्रिशिएट हो गया, $1 90 रुपीज के बराबर हो गया। अब टाटा को क्या फायदा है, यूएसए में प्रोडक्ट बेचने का फायदा है या इंडिया में। अब उसे यूएसए में प्रोडक्ट बेचने का फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर वो यूएसए में बेचेगा, वो प्रोडक्ट $1 का भी बिकेगा तो उसको 90 रुपीज मिल जाएंगे वहां पर। जबकि वो इंडिया में बेचेगा तो उसको कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया, रुपी डेप्रिशिएट हो गया, रुपी की वैल्यू गिर गई ना। देखो, इंडियन कंपनी जब एक्सपोर्ट करती है तो उसको डॉलर में पैसा मिलेगा, तो बट डॉलर को जब रुपी में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि रुपी तो डेप्रिशिएट हो चुका है, उससे तो फायदा होगा ना एक्सपोर्ट करने में। इसीलिए जब भी इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? ध्यान से समझो। क्योंकि पहले जो एक हमारी कोई कंपनी है वो फॉरेन में बेच रही थी, उसको $1 के बदले 50 रुपए मिल रहे थे, ठीक है। अब रुपी डेप्रिशिएट होने की वजह से उसको $1 के बदले 90 रुपीज मिल रहे हैं, तो वो प्रेफर करेगा ना कि वो बाहर एक्सपोर्ट करे, उसको तो पैसे चाहिए ना। तो $1 के बदले जब उसको 90 रुपये मिलेगा, वो कन्वर्ट करेगा तो उसको ज्यादा फायदा है डेप्रिसिएशन से। तो डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होता है, पहली बात। दूसरा, ये स्टेटमेंट तो है ही करेक्ट है, जब भी ग्लोबल डिमांड चीजों की बढ़ती है, जितनी ग्लोबली डिमांड होगी उतना आप एक्सपोर्ट करोगे चीजों को। इस स्टेटमेंट में किसी को कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, इंप्रूवमेंट इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या है कि हमारे प्रोडक्ट अगर अच्छे होंगे, सस्ते होंगे और जल्दी डिलीवर होने वाले हों, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस। अगर ये चीजें बढ़ेगी तो बिल्कुल, अगर हमारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे, अगर हमारे प्रोडक्ट बेटर होंगे और अगर हमारे प्रोडक्ट फास्टर डिलीवर हो जाएंगे तो बिल्कुल उससे एक्सपोर्ट को एक बूस्ट मिलेगा। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट थी, ठीक है। देखो, आप क्वेश्चन ना इस तरह से आ रहे हैं, आपको थोड़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ी उसकी नॉलेज को यूज करके डेप्रिशिएट रुपी कैसे हो रहा है, थोड़ा करंट स्टेट है इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो चीजें अभी देख के जाना पेपर में, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट है, बट उसमें मैं इंफेसाइज करूंगा कि आपने किन किन चीजों को अभी थोड़े टाइम के लिए देख लेना है, ठीक है। दूसरा, जो आपका नेशनल इनकम जीडीपी जीएनपी वाला टॉपिक था, उससे ये क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करो। एनएनपी इज ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी। जीएनपी से डेप्रिसिएशन को माइनस करो तो एनएनपी आता है। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप देख सकते हो उसको। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वेयर एंड टियर ऑफ द कैपिटल एसेट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने डाला है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, एनएनपी क्या होता है, जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं जीएनपी में से, ठीक है। ग्रॉस
नेशनल प्रोडक्ट में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। सेम जैसे जीडीपी होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से हम जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो कैपिटल एसेट है, मान लो आपकी मशीन है, उसकी हर साल वैल्यू कम होती है, आप गाड़ी लेके आते हो तो गाड़ी की हर साल वैल्यू कम होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, बिल्कुल करेक्ट है। एनएनपी फैक्टर कास्ट में नेशनल इनकम बोलते हैं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जीडीपी क्या होता है, तुम सबको पता है जीडीपी क्या होता है। जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर, इंडिया की बॉर्डर्स के साथ साथ इंडिया का जो बेसिकली ट्रांसशिपमेंट वाला एरिया, शिप्स है, एयरपोर्ट्स है, उसके बाद एयरलाइंस है, वो सब भी इसमें आ जाते हैं। मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी रुपए की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होती हैं, ठीक है, वो सब इंडिया की जीडीपी में आता है। बट अब ध्यान से सुनो, इंडिया की टेरिटरी के अंदर तो फॉरेनर भी तो कंपनी लगा के बैठे हैं, वो भी तो जीडीपी में काउंट हो रहा है, बट वो पैसा हमारे काम का है नहीं, वो तो फॉरेनर प्रॉफिट लेके चले जाते हैं। तो मतलब जीडीपी एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देता। तो हमने वहां पर एक कंसेप्ट लाया फिर जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल मतलब जो रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, ठीक है, जो इंडिया के लोग हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके, वो होता है जीएनपी, ठीक है। तो जीडीपी और जीएनपी में यही फर्क है। जीडीपी होता है कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर कितने रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें फॉरेनर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम भी प्रोड्यूस करें, ये क्लियर पिक्चर नहीं बताता, इसलिए हम जीएनपी की तरफ प्रेफर करते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो बताता है कि हमारे जो नेशनल है, हमारे जो रेजिडेंशियल्स हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, वो कितना पैसा जो है, कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें। इसको हम कैसे निकालते हैं, जीएनपी निकालने का तरीका होता है, जो आपकी जीडीपी आई, ठीक है, उसमें आप ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो पैसा हमारी कंपनीज बाहर कमा रही हैं उसको ऐड करना है जीडीपी, और जो बाहर की कंपनीज यहाँ कमा रही हैं उनको माइनस कर देना है, तो वो बन जाएगा हमारा जीएनपी। इसी में से जब हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं एनएनपी, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज बेसिकली द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ज्यादा इतना डेप्थ नहीं पढ़ा रहा, इस पर मैंने एक सेशन लाया था 2-3 हफ्ता पहले आई थिंक, आप सबने वो कवर किया, आपको अच्छे से नॉलेज है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप सब मुझे अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर बताओगे, खुद कर किया हुआ, ये नहीं कि यहां से समझ के कर लिया, ठीक है। आप देखो देयर इज वन अनदर टॉपिक, एक नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करंट मार्केट प्राइस। देखो आप जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, चाहे हम एक्सपेंडिचर मेथड से करें, वैल्यू एडेड मेथड से करें, या कंजप्शन मेथड जो मैंने आपको पढ़ाए हैं तीनों मेथड, उससे अब हम नॉमिनल जीडीपी भी निकाल सकते हैं, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी होती है आज के प्राइस के हिसाब से आपके कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, इससे प्राइस और क्वांटिटी दोनों के बारे में पता चलता है। बट रियल जीडीपी क्या होता है, हम एक बेस ईयर मान लेते हैं, उस बेस ईयर का प्राइस फिक्स कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं आज कितना प्राइस है, ठीक है। तो कहता है कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है। रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो मैंने आपको बताया था रियल जीडीपी में क्या होता है, रियल जीडीपी में हम एक बेस ईयर मान लेते हैं। जैसे पहले हमारा बेस ईयर 2011-12 था, अब हमें उसे चेंज करके 2022-23 कर दिया, ये भी याद कर लेना। तो 2022-23 को हमने बेस माना हुआ है, जो उस साल प्राइस था उसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। और उसके बेसिस में हम देख रहे हैं कि इस साल कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, ठीक है। इसका मतलब ये हमने यहाँ पर इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं होगा रियल जीडीपी, क्यों, क्योंकि हमने प्राइस तो फिक्स कर दिया है ना 2022-23 का, तो अब उसमें प्राइस चेंज तो नहीं काउंट होगा ना। तो जो भी रियल जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट होके निकलती है, बट नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन नहीं होती है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस में होती है, रियल जीडीपी जो है इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड होती है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक बार वापस समझ लो। देखो ये रिवीजन सेशन है तभी मैं जल्दी जा रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात, हमने जीडीपी निकाली, जीडीपी नॉमिनल प्राइस पे भी कैलकुलेट होती है और रियल प्राइस पे भी कैलकुलेट होती है। नॉमिनल जीडीपी उसको बोलते हैं कि आज के टाइम में जो मार्केट में चीजों का प्राइस है उसके बेसिस में अगर मैं जीडीपी कैलकुलेट करूं, डायरेक्ट होना है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू पिछले साल अलग थी, इस साल अलग आएगी, क्यों, पिछले साल प्राइस चीजों का अलग था, इस साल अलग है, ठीक है, तो वो अलग अलग आएगी। रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, प्राइस को फिक्स कर लेते हैं, एक बेस ईयर मान के ना प्राइस को फिक्स कर लेते हैं। प्राइस फिक्स करने से क्या होता है कि जो महंगाई का असर है वो जीडीपी में नहीं आता, ठीक है। अब बेशक चीजों का प्राइस महंगा हो रहा है, बट हमने तो उसको फिक्स करके रखा हो ना एक बेस ईयर के हिसाब से, 2022-23 के हिसाब से। तो रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्ट होती है, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होती है, ठीक है।
अब रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमेशा इंप्लाई करता है इंक्रीज इन वेलफेयर। नहीं, जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि कंट्री की जो है इकोनॉमी बढ़ रही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कंट्री का वेलफेयर बढ़ रहा है। अब जरूरी थोड़ी है वो पैसा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मानो अमीर ज़्यादा अमीर हो रहे हो जीडीपी के बढ़ने से, और गरीब और गरीब हो रहे हो, तो इससे वेलफेयर पे क्या असर है वो एग्जैक्टली पता नहीं चलता। ठीक है, एग्जैक्टली पता वेलफेयर से नहीं चलता, किससे? रियल जीडीपी से। ये चीज़ें अच्छे से याद है। वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलपमेंट के बेसिस पे देखा जाता है, वो अलग कंसेप्ट है, बट रियल जीडीपी जो है वो इंप्लाई नहीं करती कि वेलफेयर लोगों का बढ़ रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें पहली दो स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए यू हैव टू बी रेडी। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, बस आपने क्या करना है, अपनी जो नॉलेज है ना, जो पढ़ा हुआ है, उसको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, हमें बताना है। ठीक है, देखो ये आई थिंक मैंने अभी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में नहीं पढ़ाया, पहले ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा उसके बाद करेंगे। सबसे पहले कहता है कि इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल ट्रेड आइटम्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड में खाली विजिबल ट्रेड वाली चीज़ें आती हैं, मान लो गुड्स। सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेशन, सर्विसेज इससे निकाली जाती हैं। और ट्रेड सरप्लस अकर्स व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड्स इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट बढ़ जाता है इंपोर्ट से, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। ये क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करना, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है, पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझाता हूँ, फिर इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, देखो क्योंकि ये टॉपिक मैंने आई थिंक पढ़ाया नहीं है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी एक देश ट्रांजैक्शन कर रहा है गुड्स सर्विसेज में। ठीक है, मान लो हम कोई सामान बेच रहे हैं या सामान खरीद रहे हैं किसी कंट्री से, हम कोई सर्विस बेच रहे हैं या सर्विस खरीद रहे हैं, या हमारे लोग कहीं बाहर किसी कंट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, उन सारी ट्रांजेक्शन जो हो रही है एक नेशन की फॉरेन नेशन के साथ, उसको हम जहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब एक तरह का अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली दो तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। एक बनाया जाता है करेंट अकाउंट, एक बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द फॉरेन नेशंस। ठीक है, उसमें एक करेंट अकाउंट बनाया जाता है और एक कैपिटल, मेन दो अकाउंट बनाए जाते हैं, करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट में क्या होता है, करेंट अकाउंट में तीन चीजें आती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। करेंट अकाउंट, मैंने आपको बोला करेंट, मैंने पहले भी समझाया हुआ आपको। करेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जहां पर कोई भी एसेट लाइबिलिटी ना हो, मतलब उधार या कोई एसेट ना बने, वो करेंट में आता है। एसेट लाइबिलिटी वाला पोर्शन कैपिटल में आता है, बाकी सारा करेंट में आता है। मतलब करेंट में आप क्या क्या रिकॉर्ड करते हो, मान लो आपने कोई गुड्स खरीदे या बेचे, मान लो आपने कोई सर्विसेज खरीदी या बेची। ठीक है, ये सारे भी इसमें आते हैं। और या कोई ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब मान लो कोई इंडियन रेजिडेंट जो है वो बाहर काम करे तो अपने घर पैसे भेजेगा, वो सब ट्रांसफर पेमेंट में आता है। मान लो यूएसए तो क्यों हेल्प करे, मान लो किसी ने हेल्प की फॉर्म में किसी कंट्री को पैसा दे दिया, तो वो किस में आ जाएगा, वो भी ट्रांसफर पेमेंट में आएगा। तो जो गुड्स सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट है वो सारा किस में आता है, किस में आता है, करंट अकाउंट में। ठीक है, अगर मैं करंट अकाउंट में बताऊं तो करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो गुड्स में ट्रेड। ठीक है, गुड्स में ट्रेड, उसमें क्या आता है, इंपोर्ट भी आता है गुड्स का और गुड्स का एक्सपोर्ट भी आता है। ऐसे कई बार पूछ लेता है कहाँ पर क्या होता है, तो थोड़ी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बोला करंट अकाउंट में सर्विसेज का ट्रेड भी आता है। आप सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, एक फैक्टर इनकम वाली सर्विसेज। फैक्टर इनकम वाली सर्विसेज कौन सी, मान लो जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो आ गया फैक्टर इनकम वाली सर्विसेज। और दूसरा आ गई नॉन फैक्टर इनकम सर्विसेज। फैक्टर इनकम को छोड़ के मान लो अगर कोई जो है टूरिज्म में है, बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, नॉन फैक्टर इनकम। ये फैक्टर वाली थोड़ी है, फैक्ट्री वाली थोड़ी है। ठीक है, तो ये आगे करंट अकाउंट में आ जाता है। उसी तरह आपका ट्रांसफर पेमेंट आ जाती है। ठीक है, ये तीन चीजें करंट अकाउंट में होती है, आपने ये याद रखना। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या, मान लो कोई गिफ्ट दे रहा है आपको, कोई रेमिटेंसीज आ रहे हैं, कोई ग्रांट्स आ रहे हैं, मैंने आपको बोला ना ये सारा पैसा कहाँ पर आ जाता है। ये आप एक काम करो, एनसीईआरटी खोलो, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में लास्ट चैप्टर है, उसमें ये सारे टेबल्स बने हैं, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने आपको बोला क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन एक कंट्री डिफरेंट फॉरेंस के साथ करता है वो सारा रिकॉर्ड होता है। इसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दो बनते हैं। करंट अकाउंट में गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ सकता है, सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ सकता है, और ट्रांसफर पेमेंट जो भी है, गिफ्ट्स है, रेमिटेंसी, ग्रांट्स, वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब करंट अकाउंट में क्या, देखो जो हमने के ध्यान सुना, जो भी पैसा एक कंट्री में आता है ना,
अगर मैं इंडिया की बात करूं, जो भी पैसा इंडिया में आएगा, जो भी पैसा इंडिया में आएगा उसको आप क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और जो भी इंडिया से पैसा जाएगा उसको आप डेबिट करोगे। तो आने वाले पैसे को क्रेडिट, पैसा आ रहा है वो क्रेडिट करना है, और जो पैसा जाएगा उसको क्या करना है? डेबिट करना है। बस ये रूल आपको याद रखना होता है, ठीक है। जो भी पैसा इंडिया में आ रहा है उसको क्रेडिट करना है, और जो भी पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है उसको क्या कर देना है? डेबिट कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। क्या आप कौन सा पैसा क्रेडिट, देखो अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा इंडिया में आएगा तो आप क्रेडिट करोगे। अगर आप कोई सामान बाहर से मंगवा रहे हो तो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब भी अकाउंट बनता है एक क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड होती है। तो जो भी पैसा इंडिया में आएगा आप क्रेडिट करोगे, जो भी पैसा इंडिया से बाहर जाएगा उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे, ठीक है। अब एक चीज होती है सरप्लस, एक चीज होती है सरप्लस, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में यूज है, और एक चीज होती है डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट, देखो सरप्लस क्या होगा? मानो इंडिया में ज्यादा पैसा आ रहा है और कम बाहर जा रहा है, तो वो हमारे लिए सरप्लस है। जैसे जैसे कहने का मतलब है हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम बेचेंगे ज्यादा और खुद खरीदेंगे कम तो ज्यादा पैसा इंडिया में आएगा, तो इसको बोलेंगे सरप्लस वाली कंडीशन। और अगर एक्सपोर्ट हमारा कम होगा और हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट वाली कंडीशन। जैसे करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट में हम गुड्स वगैरह लेते हैं ना। अगर मैं गुड्स की बात करूं, ट्रेड इन गुड्स की बात करूं, गुड्स में इंडिया ज्यादा गुड्स खरीदता है क्योंकि हमें पेट्रोलियम दिस दैट ये लेना पड़ता है। तो उस केस में हमारा इंपोर्ट ज्यादा, बट हम एक्सपोर्ट चीजें कम करते हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब इसके अंदर जो है यही करंट अकाउंट के अंदर एक आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसी करंट अकाउंट के अंदर पढ़ा रहा हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक चीज आ जाती है, और दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास बैलेंस ऑन इनविजिबल्स, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन है, इसको अभी मैं समझा देता हूं क्या होता है फर्क। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें ये चीज कहता है कि हमने कितना गुड्स में ट्रेड किया। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड की बात की जाती है, हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। और इंडिया जो है वो ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमेशा ऑलमोस्ट ट्रेड जो है वो डेफिसिट ही रहता है, ठीक है। हम डेफिसिट में ही रहते हैं, और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम बेसिकली लोन वोन लेके उस डेफिसिट को पूरा करते हैं। तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल का मतलब क्या होता है? इनविजिबल में वो चीजें आती हैं, वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट चीजों का आता है जो इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब कोई भी सर्विसेज आ गया, इसमें सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। सर्विसेज के बाद मैंने आपको ट्रांसफर पेमेंट पहले ही बताया, वो भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट आ जाती हैं, ये सारे किसमें आ जाते हैं? इनविजिबल्स में, ठीक है। तो देखो आपको सिंपली याद रखना है, करंट अकाउंट के अंदर यही आपका क्वेश्चन था। करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है? हम गुड्स सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट जो बनता है, गुड्स में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आता है, सर्विसेज में भी नॉन फैक्टर इनकम्स भी आती हैं, जो मान लो टूरिज्म वगैरह दिस दैट, और फैक्टर इनकम भी आती है, नेट फैक्टर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, गिफ्ट, रेमिटेंसी, ग्रांट सब आते हैं। एक कंट्री जो पैसा जो कंट्री के अंदर आ रहा है उसको आपने क्रेडिट करना होता है, जो पैसा बाहर जा रहा है उसको आपने डेबिट करना होता है। और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट मतलब अगर पैसा ज्यादा आ रहा है किसी कंट्री में तो वो मतलब सरप्लस है, और बाहर ज्यादा जा रहा है तो वो क्या है? डेफिसिट है। अब करंट अकाउंट में क्या है कि आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो तो वो आपका, ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो तो डेफिसिट आएगा, ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका सरप्लस आएगा, ठीक है। इसी करंट अकाउंट के अंदर वी है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल। ट्रेड में सिर्फ गुड्स का ट्रेड आता है, सर्विसेज नहीं आते हैं। वो किस में आते हैं? बैलेंस ऑफ इनविजिबल में। ये आप याद कर लोगे, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अभी कैपिटल अकाउंट में नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूंगा, बट इसको पढ़े भी नहीं ये क्वेश्चन निकल जाता है। देखो पहला क्या कहता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है, मैंने आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ा दिया, करंट अकाउंट में आता है। ट्रेड में सिर्फ गुड्स आती हैं, ठीक, क्या आता है? गुड्स आती है, इसमें सर्विसेज और ट्रांसफर्स नहीं आती है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल ट्रेड आइटम, बिल्कुल जो दिखने वाली है वही आती है, अब सर्विसेज नहीं आएंगी, टूरिज्म वगैरह। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेशन, बिल्कुल जो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेशंस हैं उसमें हम सर्विसेज को साइड कर रखें। सर्विसेज करंट अकाउंट में आती है बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आती है, वो इनविजिबल्स का पार्ट है, ठीक है। ट्रेड सरप्लस तभी अक्कर होगा जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज करेगा, ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। देखो सरप्लस का मतलब होता है देश में ज्यादा पैसा आना। ज्यादा पैसा तभी आएगा जब गुड्स का जो है एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट। अब ज्यादा बेचोगे तो ज्यादा पैसा आएगा ना, ज्यादा खरीदोगे तो कैसे आएगा? तो इसमें तीनों स्टेटमेंट से करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने इजिली समझ, देखो इसमें इसलिए मैंने टाइम लगाया कि ये मैंने आपको पहले इतना पढ़ाया नहीं था, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बोला था ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो बनता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट जो भी एसेट की ट्रांजैक्शंस होती है ना वो उसको रिकॉर्ड, एसेट मतलब मान लो कोई ऐसी चीज मैं खरीदूं जो मुझे फ्यूचर में और गुड्स बनाने में हेल्प करे, ठीक है। मान लो मैंने कोई इंडस्ट्री में खर्चा किया, तो वो मेरा कैपिटल एसेट है, ठीक है। तो कैपिटल एसेट में कैपिटल अकाउंट में कुछ चीजें आती हैं, जैसे एक तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो भी आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मान लो मैंने किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट दो तरह से होती है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बस ये थोड़ा आइडिया ले लो इसका, ठीक है। अगर मैं किसी से उधार लेता हूँ, एक्सटर्नल बोरिंग, वो भी कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि अगर मैं किसी से उधार लूंगा तो मुझे फ्री में थोड़ी देगा, मुझे उधार चुकाना भी तो है, वो एक लाइबिलिटी। मैंने आपको बोला कैपिटल अकाउंट में एसेट लाइबिलिटी आपकी आती है, ठीक है। मान लो कोई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर रहे हो, शॉर्ट टर्म डेप्ट ले रहे हो, ये वो। और या हमें कोई एक्सटर्नल असिस्टेंट मिलता है, मान लो जैसे हमने क्या किया, कोई बायलैटरल एग्रीमेंट किसी के साइन किया, उसके तहत हमें लोन मिला, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दे दी, ये सारा भी क्या है, ये सारा कैपिटल का पार्ट है। लोन है तो लोन एक दिन चुकाना तो है ना, ये सारा कैपिटल अकाउंट में आता है। आपने क्या करना है, जो भी पैसा आपको आएगा इंडिया के अंदर वो करें। मान लो हमने लोन लिया, लोन लेने से हमारे इंडिया में पैसा आया ना, लोन लिया, तो वो भी करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ही रहेगा और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। और मान लो हमने लोन किसी कंट्री को दिया है, तो हमने उसको पैसा दे दिया ना, वो डेबिट में जाएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, देखो आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि ओवरऑल किसी भी कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा बैलेंस रहती है। बैलेंस का मतलब हमारा करंट अकाउंट, हमारा याद रखना है, हमारा करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट जो है हमेशा किसके बराबर होगा, हमेशा जीरो के बराबर होगा, ठीक है। हम हमेशा इसको जीरो बना देते हैं। कैसे जीरो बना देते हैं, देखो आपको इतना तो पता है कि इंडिया जो है, ध्यान से सुना, इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट चीज़ों का कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है। इसका मतलब करंट अकाउंट में हमेशा हमारा डेफिसिट रहेगा। तो हमारा करंट अकाउंट में डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, हम डिफरेंट प्लेसेस से लोन ले लेते हैं, ठीक है। लोन लेने से क्या होता है, जितना यहाँ पर कमी है यहाँ पर हम सरप्लस कर लेंगे, सरप्लस करके ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट का टोटल जो है वो जीरो आता है, ठीक है। बैलेंस का मतलब ही यही है, जीरो आना। तो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट हमेशा हम जीरो बना दें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोन ले लेंगे। अब या तो हम लोन ले लेंगे या दूसरा तरीका होता है, हम अपना जो हमने एक फॉरेक्स रिजर्व में पैसा मेंटेन होता है, उस पैसे से पैसा जो है यूज कर लेते हैं। फॉरेक्स रिजर्व आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी का हमारे पास मेंटेन होता है, उसमें से पैसा यूज कर लेते हैं। ये हम चीजें कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि ये चीजें तुमने पहले पढ़ी हुई, क्योंकि अब तुम्हारा एग्जाम है कल, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट वे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कंसेप्चुअल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए पेपर में जाने से पहले, वो मैंने अपने एंड पे आपको क्लियर करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये अभी तक जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाए वो सारे आपके जो दो इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक थे, एक जीडीपी जीएनपी और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाला, पहले तो मैंने उसी में से क्वेश्चंस आपको करवा दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा और टॉपिक, जो भी इंडिया रिलेटेड टॉपिक्स हैं जम्मू कश्मीर छोड़ के, वो सारों के रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीट्रीटिंग मॉनसून। तो रीट्रीटिंग मॉनसून के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है, ठीक है। यार आप सबको पता है जब मानसून आता है वो इस तरह से आता है, ठीक है, वो हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है। अब क्या होगा, ये वापस जब इस तरफ से वापस आता है ना, दैट इज नोन एज रीट्रीटिंग मानसून, ठीक है। ये सितंबर अक्टूबर के महीने में, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, सबसे पहला आपका पार्ट है, इट अकर्स ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। तो बिल्कुल करेक्ट, रीट्रीटिंग मानसून अक्टूबर नवंबर में होता है। पहले खुद ट्राई करो। और इसी की वजह से देखो रीट्रीटिंग मानसून ऊपर से नीचे आ रहा है ना, यहाँ से पानी उठाएगा और यहाँ पे तमिलनाडु वाले कोस्ट में अच्छी खासी बारिशें होती है। तो रीट्रीटिंग मानसून की वजह से तमिलनाडु में सब्सटेंशियल रेनफॉल होता है, ये भी करेक्ट है। रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच की वजह से कॉज होता है। किसकी बात हो रही है, रीट्रीटिंग मानसून। भाई रीट्रीटिंग मानसून साउथ वेस्ट से कैसे कॉज होगा, साउथ वेस्ट ब्रांच की वजह से हमारे पास मेन मानसून कॉज होता है। ये रीट्रीटिंग वापस आने वाला मानसून जो ऊपर से विंड्स आ रही है उनकी वजह से होगा ना, ऊपर से जो विंड आ रही है वो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स है, ना कि साउथ वेस्ट मानसून। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, इसलिए तो मैं आपको बोलता हूँ पेपर में अपना दिमाग खोल के। अब आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि जो लाइन टू लाइन चीजें पढ़ी हैं वो पेपर में आएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। बस थोड़ा अपना दिमाग यूज करना है कि हम किसकी बात करें, रीट्रीटिंग मानसून। रीट्रीटिंग मानसून ऊपर से हवाएं आ रही हैं। अगर आपने अच्छे से वेदर क्लाइमेट पढ़ा होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है,
तो यहाँ से वो मॉइस्चर उठाएगा और यहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट में बारिशें करवाएगा। तो ये ऊपर से आ रहा है ना, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये होता है नॉर्थ, ये होती है ईस्ट, ये ईस्ट होती है, तो ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। जिस डायरेक्शन से हवाएं आती है ना, वही डायरेक्शन उस मानसून की होती है या उस विंड्स की होती है। यहाँ पर देखो विंड्स कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, ये होता है साउथ, ये होता है आपका वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट से आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं साउथ वेस्टर्न मानसून। इसकी वजह से इंडिया में अच्छी खासी बारिशें होती है। अब यहाँ पर ये हमें साउथ वेस्ट मानसून के लिए नहीं पूछा दिया, हमें रीट्रीटिंग मानसून के बारे में पूछा था। तो रीट्रीटिंग मानसून कौन से डायरेक्शन से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, वहां से तमिलनाडु वगैरह एरिया में अच्छी खासी बारिशें होती हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। अच्छे से मानसून का कंसेप्ट समझ के जाना, यहाँ से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उसकी वजह से जो रेनफॉल पैटर्न है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने रेनफॉल का क्वेश्चन डाल दिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेनफॉल इन इंडिया। भारत में जो रेनफॉल होता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले कहता है ओरोग्राफिक रेनफॉल तब अकर होता है जब मॉइस्ट एयर जो होती है वो माउंटेन्स में राइज करती है, और विंडवर्ड साइड जो वेस्टर्न घाट के उसमें बहुत अच्छी खासी रेनफॉल होती है, और लीवर्ड साइड जो है वेस्टर्न घाट की उसमें रेन शेडो इफेक्ट की वजह से कम बारिशें होती हैं। ठीक है, देखो ये सब मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर करा, बट फिर भी मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, जो रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल 3 तरह से होता है। एक होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है, कन्वेक्शन जो नॉर्मल रेनफॉल होता है, ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये वर्ड ओरोग्राफिक यूज हुआ इसलिए मैंने सोचा ये भी बता देते हैं आपको, ठीक है, नॉलेज के लिए। एक होता है साइक्लोनिक, या इसी को हम बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। क्या बोलते हैं, फ्रंटल रेनफॉल। अब इनमें फर्क है। कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब क्या होता है, देखो मान लो आपकी ज़मीन है, वो ज़मीन हीट अप हो जाती है, लैंड हीट अप हो जाती है, उसके ऊपर जो एयर है वो गर्म हो जाएगी ना, तो वो गर्म एयर जो है वो ऊपर राइज होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हाइट में राइज होती है हवा, तो आपको पता है उसका टेम्परेचर डाउन होता जाता है। ऊपर जब हाइट में पहुंचेगी तो उसका टेम्परेचर जो है सब्सिक्वेंटली ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाते हैं क्लाउड्स, हमारे क्या बन जाते हैं, बादल, और बादल की वजह से बारिशें होनी शुरू हो जाती हैं, जब बादल जो है मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाते। ये होता है नॉर्मल साइकिल ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शन रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे पास ये पहाड़ी है मान लो, ठीक है, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। अब क्या होता है, जब भी एक हवा ऐसे चल रही होती है ना एक माउंटेन के आसपास, ठीक है, अब क्या करते हैं, इस हवा यहाँ पे टकराने के बाद हवा राइज करती है। जैसे ही ध्यान सुना, जैसे ही हवा राइज करती है ऊपर, इस हवा में कहीं ना कहीं मॉइस्चर होगा, जैसे ही ऊपर राइज करेगा तो माउंटेन के ऊपर राइज करेगी, ठीक है, इसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर गिरेगा, एक लोवेस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगी, बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं इन एरियाज में। ठीक है, बट ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। कौन सी साइड बोलते हैं, विंडवर्ड साइड, जहां से हवा आई उसी साइड जो है बारिशें ज्यादा होती हैं। बट जब ये इतनी हाइट में पहुंच जाती हैं, यहां तक पहुंचते पहुंचते इसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो आगे यहां पर ये नीचे आना शुरू हो जाते हैं, नीचे आने इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है। इस एरिया में बारिशें नहीं होती हैं, इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, ये जो लीवर्ड साइड है ये हमेशा ड्राई रह जाती है, जिस तरफ से हवाएं आती हैं उस तरफ बारिशें होती हैं, और दूसरी तरफ जो है वहां पर सूखा रह जाता है, जिसको बोलते हैं रेन शेडो इफेक्ट, लीवर्ड साइड पे। ठीक है, यही क्वेश्चन है, अभी देखेंगे। फिर साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल कैसे होता है, आपको पता है साइक्लोन्स क्या होता है, अगर वार्म एयर एक तरफ से आए, एक तरफ से आपका कोल्ड एयर आए, तो इनके बीच में जो साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से बारिशें होती हैं। जैसे आपका तमिलनाडु कोस्ट वगैरह उड़ीसा में बारिशें साइक्लोन्स की वजह से काफी अच्छी खासी होती है। अब इस क्वेश्चन में देखो कि ये रेनफॉल इन इंडिया की बात कर रहा है। ओरोग्राफिक रेनफॉल तब होता है जब मॉइस्ट एयर, मतलब जिसमें नमी हो, वो माउंटेन के अलॉन्ग चलता है, ये हमने बता दिया। दूसरा कन्वेक्शन होता है, और एक फ्रंटल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स की, उसमें ज्यादा रेनफॉल होती है। या सिंपली देखो, ये आपके वेस्टर्न घाट्स आ गए और ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ से आपकी हवाएं आती हैं, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, यहाँ से पानी उठाती हैं ये, ठीक है, ये क्या अरेबियन सी, यहाँ से पानी उठाती हैं, यहाँ पे जाती हैं। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स जो है इस तरह से पहाड़ी हैं, तो यहाँ पर जाएगा, पहाड़ी चढ़ेगा, जिस तरफ से हवाएं आएंगी पहाड़ी चढ़, उसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड। वहां पर मैंने आपको बताया अच्छी खासी बारिशें होंगी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट ये पहाड़ी चढ़ने के बाद आगे जब पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, टेम्परेचर जो है वो वापस बढ़ने शुरू हो जाता है और मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो इस साइड बारिशें नहीं होती हैं। तो लीवर्ड साइड जो वेस्टर्न घाट्स की हैं, उसमें रेन शेडो इफेक्ट की वजह से बारिशें नहीं होती हैं, बिल्कुल इस एरिया में बिल्कुल कम बारिशें होती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है, इसमें तीनों स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन ना, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम ऐसे पढ़ के चले गए, ये जो है काल बैसाखी कहाँ पे करती है, लू कहाँ पड़ती है, दिस दैट। अब ऐसा नहीं है, वो मैच द फॉलोइंग में एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो 20 क्वेश्चन है, 20 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। 15 क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाइज, जहां पर आपकी नॉलेज, डिफरेंट नॉलेज को मिला के यूज करोगे, वैसी यूज होगी है। ठीक है,
ये सब आपको इसलिए समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें इसलिए पहले बताई जा रही हैं कि पेपर में जाओगे तो अपनी सारी नॉलेज को वहाँ पर यूज़ करना है, डिफरेंट चीज़ें जो पड़ी हुई हैं उनको कंसेप्ट, अब ये नहीं है कि क्वेश्चन दे के भाग जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब कौन से ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हैं और कौन कौन से रीजन को वो कनेक्ट करते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, देखो हमारा मेन ये जो बात कर रहे हैं ना, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये हमारा है नॉर्दर्न सदर्न कॉरिडोर, ये हमारा है वेस्टर्न ईस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है। अब कहते हैं ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर जो है वो सिलचार को पोरबंदर से कनेक्ट करता है, ठीक है, पहला। दूसरा जो है आपको कह रहा है नॉर्थ सदर्न कॉरिडोर जो है वो किसको कनेक्ट करता है, नॉर्थ सदर्न कॉरिडोर जो है हमारा वो कनेक्ट करता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। और कोंकण रेलवे जो है राजस्थान को गुजरात, ये तो बिल्कुल गलत है। कोंकण रेलवे जो है यहाँ नीचे है, ठीक है, महाराष्ट्र वाले एरिया में, तो राजस्थान गोवा को कहाँ पर कनेक्ट करा है, ये तो गलत था, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। जो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर है वो बिल्कुल वो पोरबंदर गुजरात से स्टार्ट होता है और सिलचार तक जाता है, ठीक है, सिलचार तक जाता है, ये यहाँ पर असम वाले एरिया में, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर की। अगर नॉर्थ साउदर्न कॉरिडोर की बात करें तो वो यहाँ से श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, ये भी करेक्ट है। बट कोंकण रेलवे जो है वो राजस्थान को गुजरात को कनेक्ट नहीं करता। जो हमारा कोंकण जो रेलवे है वो बेसिकली कनेक्ट करता है महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के रोहा को कनेक्ट करता है मंगलूर कर्नाटका के साथ। तो महाराष्ट्र से कर्नाटका के बीच में है, कर्नाटका के बीच में, ठीक है। महाराष्ट्र के जो रोहा एक प्लेस है उसको मंगलूर के पास एक ठोकर प्लेस है, कहाँ पर, कर्नाटका में, उनको कनेक्ट करता है। तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो इसमें पहली दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो इसमें मैं इतना नहीं जाऊंगा, ये फैक्चुअल चीज़ें ये तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अगर किसी के पास टाइम है और इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो कंप्लीट मैराथन सेशन मेरी प्लेलिस्ट में जाके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया पे अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक मैराथन सेशन लाया था, उसमें मैंने सारी चीज़ें जो भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हो सकती हैं और जहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो सारे मैंने वहाँ पर पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो। सारे मैराथन सेशन आपको वहाँ पर हेल्प कर देंगे। अब चलते हैं कुछ आपके स्पेस प्रोग्राम के रिलेटेड। देखो बच्चे बोल रहे थे सर स्पेस प्रोग्राम के एक अलग सा होना चाहिए एक सेशन, तो मैं नहीं ले पाया आपके सेशन वो, इसलिए मैंने कोशिश करी कि आपको इसके थ्रू ही पढ़ा दूँ, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट में चल रहे हुए इंपॉर्टेंस वो हैं वो सारे अभी देख लेते हैं। बाकी अगर आप बोलोगे तो शाम को, बट पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, बट विल ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गगनयान मिशन की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। गगनयान मिशन है क्या, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, मतलब हम ह्यूमंस को स्पेस में लेके जाएंगे। इंडिया के पहले कोई ह्यूमन स्पेस में, मतलब इंडिया इसरो खुद नहीं लेके गया, ठीक है। द मिशन एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट इन लो अर्थ ऑर्बिट में हम एस्ट्रोनॉट को घुमाएंगे, ठीक है। और व्योमित्र जो है एक ह्यूमनाइड रोबोट है जो इस प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड है। अब बताओ इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। चलो पहले थोड़ा पढ़ लें गगनयान। देखो गगनयान मिशन पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है किसका, इसरो का। तो ये इसरो का पहला ह्यूमन जो है स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें हम क्या करें, ह्यूमन लो अर्थ ऑर्बिट्स में बेसिकली हम क्या करें, एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएंगे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इस स्टेटमेंट में भी कोई गड़बड़ नहीं। हम इसके लिए क्या करेंगे, GSLV Mark 3 हमारा जो है लॉन्च व्हीकल Mark 3 उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले हमारे 2 अनमैन्ड मिशन हैं, ठीक है। इस गगनयान मिशन से पहले हमारे 2 अनमैन्ड मिशन हैं, ठीक है, गगनयान 1 गगनयान 2, ठीक है, G1 G2। इसमें क्या होगा, मतलब गगनयान 1 में तो हम किसी भी मैन को नहीं लेके जा रहे, बट गगनयान 2 मिशन जो है उसमें भी कोई क्रू मेंबर नहीं है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, व्योमित्र को लेके जाएंगे। व्योमित्र क्या एक फीमेल ह्यूमनाइड रोबोट है जिसको इसरो ने बनाया है, जो गगनयान पे जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये गगनयान 2 में हम एक तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो हमारा गगनयान 3 होगा, बेसिकली जिसको मेन गगनयान मिशन बोलेंगे, उसमें क्या होगा, वो 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को, जिसमें एक वुमेन भी होगी, 7 दिन तक स्पेस में लेके जाएगा और लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे 300 से 400 किलोमीटर में। ये सारी चीजें आपको गगनयान मिशन के बारे में पता होनी चाहिए। और जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, इंडिया विल बिकम द 4th नेशन, ठीक है, 4th नेशन वर्ल्ड में जिसने एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो है वो लॉन्च किया होगा। इसमें कौन कौन है, आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना, ठीक है। और रशिया एंड फ्रांस जो है वो इंडिया को कॉपरेट करें फॉर द गगनयान मिशन। ऐसा भी कई बार स्टेटमेंट पूछ सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट गगनयान मिशन के रिलेटेड चीजें थी मैंने आपको बता दी। इसमें जो हम लॉन्च व्हीकल Mark 3 यूज करें वो एक 3 स्टेज व्हीकल है, ठीक है, 3 स्टेज व्हीकल है जो हम इसको यूज करें। इनकी डिफरेंट स्टेजेस होती है ना, उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो सिंपली आपको गगनयान मिशन के बारे में ये याद रखना है कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जिसमें हम ह्यूमंस को स्पेस में लेके जा रहे हैं, बट लो अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोमीटर। इसमें हम एस्ट्रोनॉट को लेके जा रहे हैं। इसमें डिफरेंट हमने पहले जैसे G1 में हमने क्या किया, अनमैन्ड प्लान किया ताकि हम पहुंचा सकते हैं कि नहीं। फिर हमने G2 में हम व्योमित्र एक ह्यूमनाइड रोबोट को लेके जाएंगे और फिर फीमेल रोबोट को। फिर हम G3 में बेसिकली 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेके
लेके जाएंगे फॉर 7 डेज, और 3 एस्ट्रोनॉट्स में हमारे पास जो 2 हैं मेल होंगी, एक जो है वो वुमेन होगी, ठीक है, 7 डेज के लिए, और लो अर्थ ऑर्बिट में इनको रखेंगे। और इसके बाद ये सक्सेस के बाद इंडिया जो है 4th नेशन बन जाएगा जिसका एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए तो यू विल इजीली टैकल इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है? देखो हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उसके बारे में बता। देखो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, उसी तरह हम स्पेस में अपना भी स्टेशन बनाने की सोच रहे हैं। कब तक बनाने की सोच रहे हैं? 2035 तक, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। खुद ट्राई करो, पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद ट्राई करो। डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर इट्स डेवलपमेंट। डॉकिंग टेक्नोलॉजी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डॉकिंग टेक्नोलॉजी? पहले तो ये पता होना चाहिए। इट इज प्लान्ड एज अ कोलैबोरेशन अंडर ओनली अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम। नहीं, आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है। देखो डॉकिंग टेक्नोलॉजी इसके लिए चाहिए। देखो डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, स्पेस में मान लो 2 पार्ट्स जो है वो अलग अलग हैं, तो अब कई बार पहले क्या होता था, हमें इंडिया मान लो इधर से कोई स्पेस में स्पेस प्रोग्राम गया, उसमें क्या करना पड़ता है, हमें चीजें यहीं पर जोड़ के स्पेस में लेके जानी पड़ती थी, ठीक है। बट इसमें यह होता है कि वो पेलोड बहुत हैवी हो जाता है, तो उसको लेके जाना इज वेरी डिफिकल्ट। डॉकिंग में क्या होता है कि हम सपोज करो हम पुर्जे वहां पहुंचा दें और पुर्जों को स्पेस में ही जोड़ दें, दैट इज नोन एज डॉकिंग टेक्नोलॉजी। इसके लिए हमने अभी स्पेडेक्स मिशन भी लॉन्च किया था, जिससे हमने चेक किया था कि हम पुर्जे जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं स्पेस में, ठीक है। तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी इसकी डेवलपमेंट के लिए ऐसा है। बिल्कुल, जब हम अगर स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो वहां पर तो बहुत सारी चीजें जाएंगी ना, बहुत सारे पार्ट्स जाएंगे सैटेलाइट्स के, तो उनको वहीं पर जाके जोड़ेंगे, तो ये टेक्नोलॉजी तो वहां पर हम यूज करेंगे। और ये जो है आर्टेमिस मिशन के अंदर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली 1 एंड 2nd स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली इंडिया के जो मिशन जो आगे इन प्रोग्रेस है, उसमें एक भारतीय अंतरिक्ष मिशन स्पेस स्टेशन 2035 तक, ठीक है। और इंडिया जो है पहला मून, देखो मून पे हमने मिशन लॉन्च किया, चंद्रयान मिशन लॉन्च किया, बट उसमें हम कोई क्रूड मिशन नहीं था, हम पर्सन नहीं लेके गए। अब इंडिया इज प्लानिंग, इसरो इज प्लानिंग कि हम इंडिया का एक क्रूड मिशन भेजेंगे। क्रूड मिशन मतलब हम एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे कहाँ पर? मून पे। कब तक? 2040 तक, मतलब विकसित भारत होने से पहले पहले हमने ये काम करना है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसी तरह से हम भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। इस टाइम इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वो सबसे बड़ा जो हैबिटेबल सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। इसको ग्लोबल स्पेस लेबोरेटरी भी कहते हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक कंट्री का नहीं था, इसमें नासा है, रशिया की रॉसकोमोस है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने मेन इंपॉर्टेंट रोल इसमें, इनकी स्पेस एजेंसी ने इसको बनाने में प्ले किया था, ठीक है। अब तो मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन था, आर्टेमिस मिशन के तहत इंडिया करें, नहीं ऐसा नहीं है। आर्टेमिस मिशन क्या है? देखो आर्टेमिस के डिफरेंट मिशन है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 4, इस तरह से मिशन चल रहे हैं। आर्टेमिस मिशन एक तरह का लूनर मिशन है, ठीक है। ये नासा का हमारा नहीं है, इज अ लूनर मिशन। लूनर मतलब हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रेजेंस जो है पहली बार मून पे शो करने की कोशिश करें। आपको पता है जो पहली बार ह्यूमन जो है मून में पहुंचा था अपोलो 17 मिशन के तहत 1972 के टाइम में पहुंचा था, ठीक है। बट अब क्या कर रहे हैं, नासा जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ, जापानीज और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर आर्टेमिस मिशन को लॉन्च कर रहा है, जिसमें क्या करेगा, ये फ्लाइट में कि कहाँ पर भेजेगा, जो हमारा मून है उसके साउथ पोल में जो है एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा और वहाँ पर उसकी स्टडी वगैरह पर्पज के लिए उनको भेज रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आर्टेमिस मिशन बेसिकली मून के रिलेटेड है, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो हम क्या करें, हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश करें 2035 तक। तो दीज आर अनदर मिशन, इसका कोई इसके साथ डायरेक्ट लिंक जो है वो आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। और जो हमारा जो नासा का ये आर्टेमिस मिशन है ना, इसमें हमने ये भी सोचा हुआ है कि हम मून के साउथ पोलर रीजन में जाएंगे तो सही, और पहली वुमन एक और 9 नॉन वाइट एस्ट्रोनॉट को भी भेजेंगे, मतलब जो एक अंग्रेज नहीं है एस्ट्रोनॉट, उसको भी हम स्पेस में भेजने की कोशिश करेंगे, वो भी आर्टेमिस मिशन के तहत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेडेक्स मिशन? देखो स्पेडेक्स मिशन के बारे में हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या था स्पेडेक्स मिशन? मैंने आपको बताया था। ये स्पेडेक्स मिशन क्या बताता है हमें? स्पेडेक्स मिशन जो है हमारी ऑटोनॉमस, जो हमारी बेसिकली जो है डॉकिंग कैपेसिटी को बताता है स्पेस में। मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है, एक सेकंड देख लेते हैं। नहीं, ये हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलना है।
देखो स्पेसएक्स मिशन जो है वो क्या बताता है, हमारी ऑटोनॉमस, हमारी खुद की डॉकिंग कैपेबिलिटी इन स्पेस। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बिल्कुल। स्पेसएक्स मिशन के तहत हमने क्या किया था, दो सैटेलाइट्स को डॉक करने की कोशिश की थी, स्पेस में ही जोड़ने की कोशिश की थी। इंडिया जो है 4th कंट्री बना है जिसने अचीव करा है इसको, तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी को। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और द मिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर स्पेस स्टेशन एंड ल्यूनर मिशन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट थी, ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो जब भी जनरल स्टेटमेंट्स आएंगी ना, वो आपने जो है हमेशा करेक्ट माननी होती है। और जो स्टेटमेंट में ओनली, पहली बार ओनली, ये वो लेटर फटर होता है ना, कि मतलब सिर्फ ओनली दिस कंट्री हैज डन दिस, ओनली दिस कंट्री, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी होती है वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, जो आजकल ये जेके से भी यूपीएससी पैटर्न में पूछा है। तो पहले तो आपको स्पेसएक्स की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पेसएक्स? ठीक है, स्पेसएक्स स्टैंड फॉर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत हमने क्या किया था, दो सैटेलाइट, एक था SDX-01 और SDX-02, ठीक है, उनको क्या किया था, डॉक किया था, जोड़ा था कहाँ पर, स्पेस में। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ये आपको याद रखना है। तो हम देख रहे हैं हमारी कैपेबिलिटीज बना रहे हैं कि हम कोई दो सैटेलाइट्स को स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में जोड़ सकते हैं और उनको रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने PSLV के थ्रू जो है लॉन्च करा था सर्कुलर ऑर्बिट में, और इसको करने के बाद इंडिया 4th बन गया था। इससे पहले किस किसने ये करा हुआ है, USA, रशिया एंड चाइना। मैक्सिमम चीज़ों में यही 3 कंट्रीज स्पेस के फील्ड में चीज़ों में आगे होगी। तो ये आएंगे कहीं ना कहीं, तो देख लेना। ठीक है, अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो इंडिया का जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिलेटेड भी एक टॉपिक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया USA सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो था, बेसिकली उसकी बात हो रही है। ये इंडिया और USA में साइन हुआ था। इंडिया US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है वो 2008 में साइन हुआ था। इसकी वजह से इंटरनेशनल न्यूक्लियर कॉमर्स जो है इंडिया के साथ स्टार्ट हो रहा था। इंडिया सिग्नेटरी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। अगर इंडिया सिग्नेटरी होता ना तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी। इसमें पहली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या था बेसिकली इंडिया US न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या था, कुछ नहीं है। इसको बेसिकली जो है इंडिया US न्यूक्लियर, देखो हुआ क्या कि इंडिया ने जब टेस्ट करा ना, जब आपको पता है इंडिया ने जब पोखरान में टेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद जो है वापस एक और टेस्ट हुआ। उस टेस्ट की वजह से डिफरेंट कंट्रीज ने सोचा कि इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए न्यूक्लियर जो है मटेरियल का यूज़ करे, तो इंडिया के ऊपर लगा दिया गया बैन कि इंडिया जो है न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर 2008 में क्या होता है, इंडिया और US का एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है जिसको 1-2-3 एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, 1-2-3 एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें US एटॉमिक एनर्जी एक्ट के सेक्शन 123 में इसके बारे में लिखा गया। इसके तहत क्या हुआ कि इंडिया जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो चेक करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के जो है एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज करता है, इंडिया उसके अंदर जो है सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रोग्राम के अंदर आ गया। ठीक है, इंडिया ने इनके जो IAEA के सेफगार्ड जो है उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, शर्त ये रखेगी इंडिया उनके फॉलो करेगा इनके सेफगार्ड्स को। इससे क्या होगा, इंडिया जो है उन्होंने क्या, इंडिया ने बोला कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, और यही हुआ। तो US कंपनीज ने इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना स्टार्ट कर दिया उसके बाद, और डिफरेंट कंट्रीज ने सप्लाई के लिए ओपन कर दिया कि इंडिया को जो है न्यूक्लियर मटीरियल की सप्लाई करेंगे फॉर इट्स सिविलियन न्यूक्लियर पर्पज। क्योंकि न्यूक्लियर जो मटीरियल है, यूरेनियम वगैरह, उसका सिर्फ खाली वेपन्स बनाने में यूज़ नहीं होता। वो आपको पता है हमारी जो डिफरेंट मान लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर भी यूज़ होता है। ठीक है, तो उस पे, और हमने क्या किया गया, देखो हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट नहीं है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। इसका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में क्या था, ये बेसिकली 1970 में आई थी। कब आई थी, 1970 में। इस ट्रीटी के तहत ये था कि जो हैगा कोई भी कंट्री जो है वो क्या करेगा, डिसआर्मामेंट करेगा और अपने न्यूक्लियर वेपन्स अब और नहीं बनाएगा। ठीक है, और इसको क्या करेगा, पीसफुल पर्पज के लिए यूज करेगा। इसको इंडिया ने साइन नहीं करा। उसके तहत भी जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो था उसने वेवर दिया इंडिया को कि इंडिया जो है बेसिकली किसके लिए, सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर मटेरियल का यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये आपने याद है, इंडिया जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट आपको अच्छी खासी दिमाग में फिट होनी चाहिए। ठीक है, अब ये इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको अच्छे से कवर करवाया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाते वक्त ये बताया था कि जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे IMF है, इनकी जो भी डिफरेंट जो ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं या जो इंस्ट्रूमेंट से यूज करते हैं, ठीक है, वो आपको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में पूछे रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो है, ये लेंडिंग कौन सा बैंक देता है, एशियन डेवलपमेंट, IMF, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम,
फाइनेंस इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक, मैंने आपको बताया था ये सब आईएमएफ देता है। आईएमएफ मैंने आपको बोला जब भी कोई कंट्री क्राइसिस में फंसती है तो वो आईएमएफ से लोन लेती है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए ऐसे भी लोन देता रहता है, ठीक है। तो ये आईएमएफ के इंस्ट्रूमेंट है, रैपिड फाइनेंसिंग जो रैपिड क्रेडिट, मैंने कहा था रैपिड वर्ड यहाँ पर आए तो वहाँ पर आईएमएफ जो है आप मार्क कर सकते हो। बाकी वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 घंटे का आई थिंक मैराथन सेशन मैंने अपलोड किया था, इंटरनेशनल प्लस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल मैराथन सेशन, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो अगर आपने पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, Which of the following groups are all the 4 countries members of G20? G20 के भाई ये तो अच्छे से पढ़ना था। G20 में टोटल 19 कंट्रीज हैं और प्लस 2 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, एक है यूरोपियन यूनियन, एक रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये 19 कंट्रीज के नाम आपको पता हो, जो मैंने आपको टिप्स में याद करता है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये आपकी 19 कंट्रीज हैं। इसको छोड़ के यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है। तो हमें बताना था इनमें से कौन से चारों मेंबर्स हैं। तो देखो कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है। देखो यहाँ पर मलेशिया है, मलेशिया कोई पार्ट नहीं है इसका, पहले तो इसको उड़ा दो। न्यूजीलैंड भी पार्ट नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे ईरान जो है वो पार्ट नहीं है, वियतनाम भी तो पार्ट नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। इंडोनेशिया है, जापान, सिंगापुर पार्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्जेंटीना भी पार्ट है, मैक्सिको भी है, साउथ अफ्रीका भी है, टर्की भी। एक बार वापस बोलते थे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया ये से याद कर लो, ब्राजील बी से, ब्राजील ये सिर्फ, कनाडा, चाइना सी से, ठीक है, फ्रांस एफ से, जर्मनी जी से, आई से इंडिया, इंडोनेशिया, इटली 3 है, ठीक है। जे से जापान, एम से मैक्सिको, आर से रशिया सिर्फ, एस से काफी है, सऊदी हो गया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टी से टर्की और यू से यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये 19 कंट्रीज हैं। इसको छोड़ के यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, अच्छे से G20 के बारे में आप पढ़ के जाओगे। बाकी मैंने साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी उनके हेडक्वार्टर्स भी साथ साथ बढ़ाए थे। आईएलओ का शायद मैं भूल गया था, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में, जिनेवा में, बर्लिन में या वाशिंगटन में? बताओ आईएलओ का हेडक्वार्टर। देखो जो तो एक और याद रखना, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ऑर्गेनाइजेशन बनी ना, उनका मेनली हेडक्वार्टर जो था वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, यूएसए वगैरह, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए ही उभर के आई थी। बट उससे पहले जो हेडक्वार्टर थे वो मेनली जिनेवा, स्विट्जरलैंड वाले एरिया में थे, क्योंकि सेंट्रल पड़ता था। तो इसका आंसर बेसिकली जिनेवा। तो जिनेवा में बेसिकली आईएलओ का हेडक्वार्टर, जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये भी आप याद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसईओ। भाई अच्छे से एसईओ को इन डेप्थ पढ़ाया था, ये क्वेश्चन तुम्हारा बनना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है प्रिपरेशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, अभी ट्राई करो। देखो सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान जो है फुल मेंबर 2017 में बने थे एसईओ के। एसईओ जो है शंघाई 5 ग्रुपिंग से बना था और ये मिलिट्री अलायंस है लाइक नाटो। ये कब बताया मैंने कि मिलिट्री अलायंस है? मैंने तो ये वर्ड यूज नहीं किया इसके लिए। देखो सबसे पहले एससीओ की अगर मैं बात करूं, पहले आई होप आपने खुद ये इसको कर दिया। पहली बात तो जो एससीओ है ना, वो एक मिलिट्री अलायंस नहीं है नाटो की तरह। ऐसा कुछ नहीं है कि एससीओ की एक कंट्री पे अटैक तो सब पे अटैक। ये नाटो पे और सीएसटीओ में, सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रशिया वाली, ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहली बात, जो एससीओ है हमारा, ये एक इंटर गवर्नमेंटल एक बेसिकली संगठन है जिसका काम है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी को देखना। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अलायंस है, ठीक है, सिक्योरिटी अलायंस और इकोनॉमिक अलायंस है, ठीक है। पहली बात ये, हाँ बिल्कुल ये करेक्ट है कि ये शंघाई 5 ग्रुपिंग से ही बना है, ठीक है। कब, अगर मैं बात करूँ 1996-7 की बात है, उसमें 5 कंट्रीज थी, चाइना 1, रशिया 2, ठीक है, कजाकिस्तान 3, बार बार बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज थी जिनको बोलते हैं शंघाई 5, ठीक है। इसमें 2001 में इन 5 कंट्रीज में जब उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया, तब इसको क्या बोलते थे? शंघाई 5। उज्बेकिस्तान ने 2001 में ज्वाइन किया तो इसका नाम पड़ गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इतना तो तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका नाम पड़ गया एससीओ, ठीक है, एससीओ पड़ गया इसका। उसके बाद हमने क्या हुआ, 2017 में इसमें 2 कंट्रीज और ज्वाइन हुई, कौन सी? इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और ये पहली स्टेटमेंट भी इसके साथ आपकी करेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब इसमें कितनी कंट्रीज होगी? 5 ये, 6 ये और 2 ये, 8 कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना। उसके बाद जो है 2023 में इसका समिट जब हुआ था, 2023 में इसका समिट इंडिया में हुआ था, वहां पर इसमें ईरान ने ज्वाइन किया। और 2024 में इसमें जो है कजाकिस्तान में जो इसका समिट हुआ था, उसमें बेलारूस ने ज्वाइन किया। तो टोटल इसके कितने मेंबर हैं? टोटल इसके 10 मेंबर्स हैं। इसके ऑब्जर्वर स्टेटस तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है
एक चीज़ आप इसके लिए याद कर सकते हो कि उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि 2022 में जो इसका सबमिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, उज्बेकिस्तान में। उस सबमिट में वाराणसी जो हमारी एक सिटी है उसको सिलेक्ट किया गया था एससीओ की पहली टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल 2022-23 के लिए। तो पहली कौन सी सिलेक्ट हुई थी, वाराणसी हुई थी। ठीक है, कहाँ पर 2022 का इसका जो सेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो एससीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आपको याद की। इसके ऑब्जर्वर स्टेटस अफगानिस्तान और मंगोलिया का मैंने आपको ऑलरेडी भी ये चीज़ पढ़ाई थी। और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर भी इसके अंदर है, ये भी परमानेंट ऑर्गन है किसका, एससीओ का। और ये क्या है, मतलब जो टेररिज्म सेपरेटिज्म एक्सट्रीमिस्ट फैलाते हैं ना उनके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ताशकंद में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसका, रैट्स का हेडक्वार्टर ताशकंद में है। मैंने ये नहीं बोला कि इसका एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। एससीओ का हेडक्वार्टर जो है, इसकी सेक्रेटरीट जो है वो बीजिंग में है। ठीक है, जो रैट्स है इसके अंदर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ताशकंद। देखो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं पेपर में, तो ये आपने चीजें, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट नहीं, पहली दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट थी, तीसरी तो गलत थी, मिलिट्री अलायंस नहीं है। तो वापस रिवाइज करवा देता हूँ। वी हैव अ ग्रुप कॉल्ड शंघाई 5 जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान ज्वाइन हुआ तो इसका बन गया शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बाद में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसमें एडिशन करा। फिर 2023 में इसमें एक कंट्री ऐड हुआ, ईरान, और 2024 में बेलारूस। तो टोटल 10 कंट्रीज हैं। ठीक है, और 2022 की अगर मैं बात करूं तो वाराणसी जो है उसको जो है बेसिकली पहली कल्चरल कैपिटल जो है इसमें डिक्लेयर किया था। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। एंड द आई थिंक लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन में आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इट रिप्लेस द ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनियन। देखो अफ्रीकन यूनियन G20 का भी पार्ट बना है तो इंपॉर्टेंट है। तो इसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को रिप्लेस किया था और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अफ्रीका से बात करता है और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। ये तो क्लियर था ना कि ये नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये पता होता यार, सिंपली अगर आपको हेडक्वार्टर पता होता तो आप इसको एलिमिनेट कर देते, इसको एलिमिनेट, इसको, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में नहीं है, नैरोबी केन्या में नहीं है, इसका एडिस अबाबा में है ना, तो जो कहाँ पे पड़ता है, इथियोपिया में। इथियोपिया में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, आदिस अबाबा, क्या नाम है, आदिस अबाबा। ठीक है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है इथियोपिया में। ठीक है, तो पहले तो यही स्टेटमेंट गलत थी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपकी पहली, ये तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती तो पहले दो स्टेटमेंट करेक्ट आप पहुंच जाते हैं। सबसे पहली बात, जो अफ्रीकन यूनियन है इसमें कितने मेंबर्स हैं, 55 मेंबर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पहले क्या होता था, 1963 में एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी अफ्रीकन यूनिटी, जिसकी बात हो रही है, ये अफ्रीकन कंट्री ने मिलकर बनाई थी ताकि अफ्रीकन स्टेट में कोऑर्डिनेशन बढ़े। ठीक है, उसके बाद 2002 में इसको सक्सीड किया था अफ्रीकन यूनियन ने। ठीक है, इनके अंडर अपना अफ्रीकन जो है कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, डिफरेंट उसके थ्रू या डिफरेंट कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अपने एंड पे मैंने सेशन उतना ही रखा ताकि आप चीज़ों को रिवाइज कर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बन जाए कि चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं और पेपर में आप अच्छे से करोगे। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, अच्छे से पेपर करना। आई विल ट्राई कि इवनिंग में तुम लोगों को थोड़ा टिप्स दे दूंगा कि पेपर में आप जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस तरह से नॉलेज को यूज़ करोगे, और पिछले जो जूनियर सिस्टम वगैरह पेपर है उसमें किन वजहों से बच्चों का पेपर, मेन अटेम्प्टेशन पेपर की दिक्कत थी, उस पर कुछ बाद में शाम को करूंगा। अगर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो आई विल सजेस्ट यू कि पेपर में किस तरह से चीजों को डील करना है। दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझाना पसंद आता है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालें, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कब क्लास है ये सब हम वहीं पर शेयर करते हैं। बाकी आप डिफरेंट टॉपिक्स जिसके रिलेटेड आप आने वाले दिनों में सेशंस आपको रिक्वायर्ड हैं, आप मुझे बता सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट जिनका लैब अटेंडेंट का एग्जाम है। बाकी इफ यू आज, तो मैं कल, आज ही शाम के टाइम पे आपके लिए एक वीडियो फ्रेम कर दूंगा जिसमें एग्जाम टाइम में किस तरह से, अब जैसे पेपर्स आ रहे हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।